केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बताया एक सुनहरा अवसर। डिजिटल भारत अभियान के 5 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम को किया संबोधित। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, संयुक्त उद्यम समेत किसी भी राजमार्ग परियोजना में चीन की कंपनियों को हिस्सा लेने की नहीं मिलेगी अनुमति। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के लिए चरणबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ने पर दिया जोर। भारतीय सेना और चीन की पीएलए की तरफ से वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पहले भी की थी बैठक। आतंक के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्रालय ने यूएपी अधिनियम के तहत 9 व्यक्तियों को किया आतंकवादी घोषित। इनमें अधिकतर पाकिस्तान से संचालित होने वाले खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े हैं लोग। असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर। राज्य में बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या हुई 33। 21 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित। 87,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन प्रभावित। राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी। सरकार ने कोविड-19 की जांच की प्रक्रिया की और भी आसान। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सिम्प्टोमैटिक और उनके संपर्क में आए लोगों के नमूनों की कैंपेन मोड में टेस्टिंग करने को कहा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए नमूनों की जांच कराने की दी सलाह। देश में कोरोना मामलों में रिकवरी दर करीब 60%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,20,114। 3,47,978 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,400 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची। और हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। मानवाधिकार परिषद में स्थिति पर दी जानकारी। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से गंभीरता और सही तरीके से उचित कदम उठाने की जताई उम्मीद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप्स पर लगे प्रतिबंधों को भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए सुनहरा अवसर बताया है। कल डिजिटल भारत अभियान ने अपने 5 साल पूरे किए। 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाकर समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा करना है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत अभियान लॉन्च कर ग्रामीण इलाकों में पारदर्शिता और आधुनिक युग के सूचना के तेज माध्यम को गति दी। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि अभियान का मकसद लोगों को सामर्थ्यवान बनाकर समावेशी विकास की नई रूपरेखा बनानी थी। डिजिटल इकोनॉमी is extraordinary economy. Digital economy is very empowering economy. And I have not the slightest doubt, ladies and gentlemen, that $1 trillion digital economy is simply achievable. डिजिटल भारत अभियान के तहत ई सर्विसेज को साल 2014 के मुकाबले 2,463 से बढ़ाकर मई 2020 तक 3,850 कर दिया गया है। 2014 के मुकाबले रोजाना होने वाले ई ट्रांजैक्शन भी 66 लाख से बढ़कर 16.3 करोड़ प्रतिदिन मई 2020 तक हो चुका है। डिजी लॉकर के जरिए 37 करोड़ डॉक्यूमेंट हैं। 125.7 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं। डीबीटीएल के जरिए 1.7 करोड़ रुपए की बचत की गई है। डीबीटीएल के जरिए ही 426 योजनाओं के तहत 11.1 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। देश के 38.73 करोड़ जनधन खातों में 1.33 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिए गए।
रविशंकर प्रसाद ने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मौके को भारतीय कंपनी बेहतरीन ऐप लॉन्च कर एक अवसर में बदल सकती हैं। In the wake of the ban which we have imposed, I don't want to go the details of it. An emergency power has been exercised and the legal process is being followed. But I think it is a great opportunity. Can we come with good apps made by Indians? Atmanirbhar Bharat. Let the dependence on these foreign apps with their own agenda for a variety of reasons must stop. Let us take this as an opportunity that India will become a big center of made in India apps. रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि इसे 3 हफ्ते में ही विकसित किया गया था और आज 13 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत अभियान लगातार समावेशी और पारदर्शी समाज बनकर सामान्य जनमानस का जीवन बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत का यह कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी आगे बढ़ाएगा। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. Will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देगी। इसमें चीन की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। गडकरी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश ना कर सकें। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि नया फैसला मौजूदा और भविष्य की निविदाओं पर, टेंडर्स पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना में शामिल कंपनी की सहयोगी चीनी कंपनी है तो उसके लिए पुनः निविदा निकाली जाएगी। गडकरी ने कहा कि सरकार घरेलू कंपनियों के लिए नियमों को आसान कर रही है ताकि वो बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगा सके। इस बीच भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर जोर दे रहा है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भी भारत के चुशुल में बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की ये तीसरी बैठक थी। सूत्रों ने बताया है कि द्विपक्षीय समझौते और सहमतियों के अनुसार एलएसी पर शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करने और आपसी समझ से समाधान निकालने के लिए भविष्य में दोनों पक्षों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर और भी विचार विमर्श करने की संभावना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का हमेशा से पालन किया गया है। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन किया। इस कानून के तहत पहले सिर्फ आतंकवादी संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का प्रावधान था, लेकिन नए प्रावधान के तहत व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल यूएपीए एक्ट 1967 के अगस्त 2019 के नए नियमों के तहत 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है और उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में उनके नाम शामिल किए गए। इनमें वधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के प्रमुख बब्बर खालसा इंटरनेशनल, लखबीर सिंह, पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, रंजीत सिंह, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के प्रमुख खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, परमजीत सिंह, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख, भूपिंदर सिंह भिंडा, जर्मनी आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य है। गुरमीत सिंह बग्गा, जर्मनी आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख सदस्य। गुरपतवंत सिंह पन्नून, संयुक्त राज्य अमेरिका गैर कानूनी एसोसिएशन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख सदस्य हैं। हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा का प्रमुख खालिस्तान टाइगर फोर्स है। परमजीत सिंह, यूनाइटेड किंगडम स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की
ये सभी व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद के मामलों में शामिल हैं। देश में अस्थिर करने और खालिस्तान आंदोलन को दोबारा से शुरू करने और उसमें सहायता देने के लिए सभी लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने पर वो खासा जोर दे रही है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैंपेन मोड में टेस्टिंग के लिए प्रयास करें। सरकार ने ज्यादा मामले वाले इलाकों में शिविर स्थापित करने को भी कहा है। मोबाइल वैन के जरिए कोरोना नमूनों का संग्रह करें। सभी लक्षण वाले लोगों और उनके संपर्क वाले लोगों का नमूना लिया जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए नमूनों की जांच कराई जाए। सभी लैब अनिवार्य रूप से अपने डेटा को ICMR से शेयर करें, उनके साथ साझा करें। और अब बात वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत अभियान का चौथा चरण कल से शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत 17 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया 170 से अधिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा इन लोगों को स्वदेश लाने के लिए इस अवधि के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस 134, इंडिगो 193, गो एयर 41 और स्पाइस जेट 8 उड़ानों का संचालन करेगी। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक करीब 700 उड़ानों के जरिए लगभग 1.5 लाख भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इस बीच मुंबई में पुलिस ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार से 15 जुलाई तक धारा 144 लगा दी है। इसके अनुसार कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के संचार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बहरहाल जरूरी सेवा से संबंधित लोगों या संस्था को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, सब्जी, किराना, खान पान के सामान, दवाइयां, अस्पताल आदि सेवाएं शामिल हैं। इस बीच कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र की नगर परिषद ठाणे और मीरा भांडे इलाके में 10 दिनों की पूर्ण तालाबंदी घोषित कर दी गई है। मीरा रोड भांडे में 10 जुलाई तक तालाबंदी रहेगी। दूसरी ओर ठाणे नगर परिषद ने 12 तारीख तक तालाबंदी करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने 109 रेल मार्गों पर यात्री गाड़ी सेवाओं के परिचालन के लिए निजी कंपनियों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ का निवेश आएगा। रेल नेटवर्क में यात्री गाड़ी चलाने के लिए ये अपनी तरह का पहला कदम है। इसमें ट्रेनों की खरीद, उसके लिए पैसा जुटाने, ट्रेनों के परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी, जबकि ड्राइवर और गार्ड रेलवे के होंगे। कंपनी अपने राजस्व में रेलवे को हिस्सेदारी देगी। साथ ही पटरी के इस्तेमाल के लिए भाड़ा और उपभोग के आधार पर बिजली का शुल्क भी रेलवे को देगी। इस तरह की पहल से रखरखाव पर कम खर्च, रोजगार सृजन, बेहतर सुरक्षा और यात्री विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। आसाम में बाढ़ की क्या कुछ स्थिति है, और जो स्थिति है वो खराब है, चिंताजनक है। राज्य में बाढ़ के पानी का 21 जिलों पर असर पड़ा है। इस बीच ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम तक राज्य के 21 जिलों में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बारपेटा के बाद दक्षिण सालमारा को हुआ है। कल राज्य में 6 और मौतों के साथ ही बाढ़ की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। हालांकि राज्य में राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। 4,221 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों द्वारा निकाला गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 15,289 लोगों को 254 राहत शिविरों और केंद्रों में रखा गया है। राज्य में प्रभावित जिलों के प्रशासनों द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आरजी औरंग नेशनल पार्क में जानवरों को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 87,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। बाढ़ के पानी की वजह से कई जिलों में कई सड़कों, तटबंधों और पुलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और बात हांगकांग की। भारत ने पहली बार हांगकांग की स्थिति पर बयान दिया है। जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में हिस्सा लेते हुए भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति को देखते हुए वो वहां के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत के राजदूत राजीव कुमार चंदर ने कहा है कि हांगकांग को बड़ी संख्या में वहां भारतीय समुदाय ने अपना घर बनाया है और हांगकांग में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर कई चिंताजनक बातें सुनी हैं।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और इसका बेहद गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। Given the large Indian community that makes the Hong Kong Special Administrative Region of China its home, India has been keeping a close watch on recent developments. We have heard several statements expressing concern on these developments. We hope the relevant parties will take into account these views and address them properly, seriously and objectively. और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये हांगकांग के लोगों के लिए दुखद दिन है और चीन को नए प्रतिरोधी उपायों को लेकर चेतावनी भी दी, जिनमें क्षेत्र और रक्षा और दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी के निर्यात को खत्म किया जाना शामिल है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका हांगकांग के आजादी पसंद लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच हांगकांग पुलिस ने चीन की सरकार द्वारा लागू नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पहली गिरफ्तारी करते हुए कल प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने के संदेह में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कम 2 लोगों को हांगकांग की स्वतंत्रता की मांग कर पोस्टर और झंडे दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि उसने अवैध रूप से जमा होने, हथियार रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने समेत विभिन्न आरोपों में 180 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा इस लेटेस्ट अपडेट के साथ मौजूद हैं। अभिषेक, भारत ने बहुत ही पुरजोर तरीके से, बहुत ही सख्ती के साथ इस बात को यूएन के सामने रखा है, जो वहां की जो मानवाधिकार परिषद है उसके सामने रखा है। किस तरह के मायने निकाले जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पर भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसने कहा है कि वहां बहुत से लोग, भारतीय लोग रहते हैं, उनकी भी चिंता है और पूरे हालात पर जो भारत है वो नजर बनाए हुए है। कैसे देखा जाए इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए सिंह, ये काफी अर्सा हो गया जब हांगकांग में लगातार ये जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलते रहे हैं और काफी अंदेशा था इस बात का कि ये चीन के बहस पे काफी ज्यादा वहां जो है प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये चीजें धीरे धीरे और भी खुलती आई हैं। अभी सबसे जो हालिया वाकया है वो कि चीन ने विशेष सुरक्षा कानून हांगकांग में लागू किया है, जिसके तहत ये काफी एट्रोशियस है कि किसी भी प्रोटेस्टर्स को आप कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी भी हांगकांग के स्टेट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट से आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी का अगर कोई नुकसान हो जाए प्रोटेस्ट के दौरान तो उस पर टेररिज्म का एक्ट लग जाएगा। विदेशों में भी जो लोग हांगकांग के रहते हैं उन्होंने भी अगर हांगकांग या चीन से जुड़ी कोई किसी बात का विरोध किया तो उन पर भी ये धाराएं लगेंगी और कभी वो हांगकांग अगर वापस आते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे कि दुनिया के देशों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि ये किसी भी देश के लोगों के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके खिलाफ और मानवाधिकारों का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। नहीं अभिषेक, भारत ने जो कहा है उसको लेकर कैसे देखते हैं, और अमेरिका ने भी काफी चिंता जाहिर की है, इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं? जी, तो दुनिया के तमाम देशों की चिंताओं के साथ साथ भारत ने भी अपनी चिंताएं वहां पर हांगकांग के लिए उठाई हैं, क्योंकि हांगकांग में बहुत बड़ा भारतीय समुदाय रहता है जो वहां पर विभिन्न बिजनेस में स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा वहां पर रहते हैं। उन विभिन्न एक्टिविटीज में भारतीय समुदाय वहां पर इन्वॉल्व है। तो भारत का हांगकांग के इस रिसेंट डेवलपमेंट्स का अपना बयान देना बहुत ही जरूरी माना जा रहा था। ऐसे टाइम पे वहां संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार संस्था है उसमें करीब 2 दर्जन से अधिक देशों ने हांगकांग के समर्थन में बयान दिया और भारत ने कहा है कि हालांकि हालात वहां पर काफी ज्यादा जो है वो बुरे चल रहे हैं और ऐसे में विभिन्न देशों की चिंताएं भी भारत ने सुनी है और भारत उम्मीद करता है कि जो हांगकांग और जो चीन है या वहां की सरकार है, जो विभिन्न पक्ष वहां पर इन्वॉल्व हैं, वो मिलजुल कर इसका कोई समाधान जल्दी से जल्दी निकालेंगे। ये बहुत बड़ा कहे तो डिपार्चर है इंडिया के उस स्टैंड से जहां पर इंडिया ने अभी तक जनरली हांगकांग के मसले पर, क्योंकि काफी साल से ये चीज चल रही है, उस मसले पर भारत ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी नहीं थी, स्पेशली किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो ऐसे में भारत का ये एक डिप्लोमेटिक मूव है जिसे बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से भारतीय जो वहां के एम्बेसडर है भारत के, उन्होंने उठाया है और निश्चित रूप से सरकार का समर्थन है इस मसले पर। लेकिन जो अमेरिका का बयान आया है माइक पोम्पियो की तरफ से अभिषेक, उसने कहा कि ये जो चीन कर रहा है वो कहीं ना कहीं हांगकांग को निगलने की कोशिश है और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है वो सारी चीजें फिर से वापस ले चीन और वहां जो मानवाधिकार है लोगों के उसको बहाल किया जाए। देखिए असीम, जो पूरा चाइना का एक्सपेंशनिज्म है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो, चाहे चाइना की जो कर्ज के तहत लोग जो छोटे छोटे मुल्कों को अपने अंदर मतलब उन्हें निगलने की कोशिश हो या फिर अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोगों के जो दूसरे देशों का डेटा चुराना हो और चाहे उन पर अपनी हेजमनी स्थापित करनी हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर पिछले काफी सालों में बहुत ज्यादा आवाज आई है। भारत ने भी अब उस पर एक्ट करना शुरू किया। हमने देखा किस प्रकार से चाइनीज ऐप को इंडिया ने ब्लॉक किया है, चाइनीज जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर
भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि काम ना करें। जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जी विभिन्न परियोजनाओं को उनको भारत डिस्करेज कर रहा है। तो ये प्रयास दुनिया भर में हो रहे हैं, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में जहां चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था, वहां के देश भी अब इस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं। मालदीव में हमने देखा किस प्रकार से चाइना ने मालदीव को डेट ट्रैप में डालकर उसे कमजोर करने की कोशिश की। तो ये चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति है जिसका विभिन्न देश विरोध करते रहे हैं, और अब जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है, और इसीलिए चाइना का एक मुखर विरोध भी विश्व पटल पर हो रहा है। एक बहुत ही छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे, समय की कमी है, कि कल जिस तरह से भारत ने भी कहा, खासकर नितिन गडकरी जो उन्होंने कहा है कि अब ऐसी कंपनियां जो खासकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगी हुई थी उन सभी को अब हटाया जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई टेंडर उन चीनी कंपनियों को नहीं दिया जाएगा। भारत के लिहाज से, आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए इसमें दो चीजें निश्चित रूप से है। पहली बात तो ये कि अगर चीन की कंपनियां नहीं आती हैं तो भारतीय कंपनियों को वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है। दूसरा ये भी है कि भारत जो अपने विभिन्न देशों के साथ जो कोलैबोरेटिव भारत ने एक संबंध बनाए हुए हैं, तो दूसरे देश के लोग भी बिडिंग कर सकते हैं। जहां पर अगर उन देशों के लोग भारत में बिडिंग करते हैं तो भारतीय कंपनियों को भी वहां पर बिडिंग का मौका मिलेगा। आप देखिए चीन में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो वहां पर भारतीय कंपनी जाकर बिडिंग करें, इस बात की संभावना थोड़ी कम होती थी, कंपटीशन बहुत टफ होता था। लेकिन अभी अगर बाकी देशों को हम भारत के लिए खोलते हैं तो भारतीय कंपनियों के लिए उन देशों में भी बहुत ज्यादा अवसर खुलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए हांगकांग से जुड़ी खबर पर। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि चीन ब्रिटेन समझौते का स्पष्ट और गंभीर तौर पर उल्लंघन किया है, जिसके तहत हांगकांग को चीनी प्रशासन को सौंपा गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हांगकांग के ब्रिटिश नागरिक या बीएनओ पासपोर्ट धारकों को अब देश की नागरिकता देने की पेशकश की जाएगी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान जॉनसन ने कहा कि चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्षेत्र के अधिकारों और स्वतंत्रता पर खतरा है और यह हांगकांग के मौलिक कानूनों के विपरीत है। उन्होंने सांसदों से कहा कि हम नियमों और प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े हैं और हम मानते हैं कि यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आधार है। बात कोरोना की करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 से विश्व भर में 1,06,53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमित देशों में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 1,199 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के कारण कई अमेरिकी राज्यों, खासतौर से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जगहों पर इंडोर गतिविधियों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। देश की 70% आबादी वाली 19 काउंटियों में सभी इंडोर आउटडोर बार और पब बंद रहेंगे। कैलिफोर्निया में पिछले 24 घंटों में 110 लोगों की मौत हुई है। वहीं फ्लोरिडा, टेक्सास और अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इस बीच न्यूयॉर्क ने घोषणा की है कि शहर के रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था को स्थगित रखा जाएगा। शहर में 6 जुलाई से फिर से खोलने की योजना के चरण 3 की शुरुआत हो रही है। वहीं अनलॉक हो रहे अमेरिका में कोरोना वायरस परीक्षण स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की कतार भी देखी जा रही है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा अब 60,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते दक्षिणी अमेरिकी देश में इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति।